Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Manish Gupta and you're watching BSCG Lectures। तो गाइज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं गाइज, जैसा कि कल आपका एग्जामिनेशन है BEVAE 181 यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, जो कि एक प्रकार का आपका एबिलिटी एनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स का पार्ट है। तो हमने 3 क्वेश्चन पेपर जो है अपलोड कर दिए, सॉल्व करवा के, बिल्कुल हिंदी मीडियम में भी करे हैं और इंग्लिश मीडियम में भी कर दिए हैं। बट उनमें से कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी जो हैं उसके आंसर्स वगैरह शायद रॉन्ग थे, एक आध। तो वो देखिए गाइस, हुआ था क्या कि जो क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड करा था आंसर के साथ, वो थोड़ा सा जल्दीबाजी में उस दिन कर दिया था, क्योंकि उस दिन क्या कहते हैं, इंग्लिश का एग्जामिनेशन था। मेरे को लगा कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ का, इसलिए थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो गया होगा बाय मिस्टेक। बट हम बात करें, कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वैसे भी हैं जो कि आप गूगल पे या फिर सर्च करते हो कहीं पे, तो किसी वेबसाइट पे आपको कुछ और मिलता है और कहीं पे कुछ और मिलता है। तो देखिए, हमने जो आंसर्स वगैरह प्रिपेयर करे काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, और क्या कहते हैं, आंसर को बहुत ही ज़्यादा देख के, किताबों वगैरह से ढूंढ के तैयार करा है। ठीक है, एक आध हो सकता है पिछली वीडियो में, बट ये वाला जो वीडियो होने वाला है इसमें आपको सारे ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें मुझे टाइम भी लगा काफ़ी ज़्यादा करेक्ट इन्फॉर्मेशन ढूंढने में। तो देन बिना किसी देरी के वीडियो यहाँ पे हम स्टार्ट कर देते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, ये आपका क्या है, टर्म एंड एग्ज़ामिनेशन फरवरी 2021 का है। एक्चुअल में ये दिसंबर 2020 का होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर 2020 में जो आपका एग्ज़ामिनेशन है वो हो नहीं पाया था, जिस कारण फरवरी 2021 में आपका ये एग्ज़ामिनेशन हुआ था। तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह आपको मिल जाएंगे, जो कि मैंने कई बार वीडियोस में पढ़ के बताया है। फिर से एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे आपको OMR बेस्ड सीट मिलने वाला है, जिसमें कि आपको आंसर मार्क करना है। सारे क्वेश्चंस आपके कंपलसरी होते हैं। 50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, जो कि सभी क्वेश्चंस आपके एक एक मार्क्स कैरी करते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको 4 अल्टरनेट ऑप्शन भी मिल जाते हैं, उनमें से आपको सही करना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि कभी कोई क्वेश्चन जो है उसका अल्टरनेटिव आंसर जो है वो सही नहीं है, तो आप उसको क्या है, ज़ीरो कॉलम में भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ज़रूरी नहीं है कि सभी आंसर्स आपके सही हों, कुछ गलत भी हो सकते हैं। और साथ ही साथ आप क्या है, इसको पढ़ने में आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका आंसर सॉल्व होता जाएगा, क्वेश्चंस के साथ साथ आंसर्स आप लिखते जाएंगे OMR सीट पे। देन यहाँ पे हम स्टार्ट कर दें। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स बुक व सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर्मली डिफाइंड द फर्स्ट टाइम। तो यानी पहली बार जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो ये क्या कहते हैं, रिपोर्ट है, ये कब आपका, मतलब कौन सा इसमें से किया गया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर है गाइस, एजेंडा 21। एजेंडा 21 के अंतर्गत ही आपका जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ गोल्स वगैरह वगैरह सेट करे गए थे ना पहली बार। तो देन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है यहाँ पे, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 17th सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एडॉप्टेड बाय UN। ठीक है, तो आपके बुक में जो है आपको सारे 17 गोल मिल जाएंगे, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हैं, जो कि UN द्वारा जारी किए गए थे। तो उनको भी पढ़ के आप एक बार तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे मैं बता दूँ, आपका नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये तीनों तो आपके क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल है। बट यहाँ पे टूरिज़्म एंड ट्रैवल जो है, यहाँ पे आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नहीं आता है, तो यहाँ पे आप इसको सही कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट। देखिए, दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, एक होता है ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट और एक होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट की बात करें तो वो क्या करते हैं, वो नेचुरल एनवायरनमेंट को ह्यूमन क्या करता है, उसे मॉडिफाई कर देता है, चेंजेस ला देता है। देन वो आपका क्या कहला जाता है, ह्यूमन मॉडिफाइड एनवायरनमेंट कहला जाता है। बट हम क्या करते हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट को टोटली चेंज करके हम ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट बना देते हैं, तो वो आपका क्या है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाता है। जैसे कि आर्टिफिशियल लेक की बात करें, ये आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। क्रॉप फील्ड की बात करें, ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। डैम्स की बात करें, ये भी एक ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। बट ऑर्कार्ड्स जो है, ये आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट नहीं होता है, तो इसका सही आंसर आपका ऑर्कार्ड्स है।
क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू फॉरेस्ट नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। तो यहाँ पे आपका किन चीज़ों में जो है फॉरेस्ट जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन, दूसरा है वाटर कंजर्वेशन, तीसरा है यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है यहाँ पे मॉडरेशन ऑफ क्लाइमेट। तो देखिए यहाँ पे जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो रीजनरेशन है वो आपका उसमें जो रोल है वो प्ले नहीं करता है फॉरेस्ट, है ना। भाई आप सभी जानते होंगे कार्बन डाइऑक्साइड तो वो नहीं करता ना, रीजनरेट नहीं करता ना। ठीक है, तो ज़्यादा देर आपको लगेगा नहीं आपको सारे टिक करने में, आपको ध्यान से फटाफट टिक करते चलना है। आधे घंटे में, आधे से 1 घंटे में आपका पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। याद रखिएगा, OMR में सीट में भरते वक्त आपको क्या है, गोला सही से करना है। साथ ही साथ जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो वो आपका फाइनल आंसर होगा, उसके बाद आप किसी भी तरीके से करेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए ही आंसर को फिल करिएगा OMR सीट पे, ठीक है, वरना आपका बेकार हो जाएगा। देन यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन कवर मोर देन 50% प्लांट स्पीसीज इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपका बहुत सारा फॉरेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट हो गया, और चौथा यहाँ पे टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो कि आपका टॉरिड जोन में पाया जाता है, इक्वेटर के पास पाया जाता है, यहाँ पे आपका इवोपरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो देन यहाँ पे आपका जो बारिश है या रेनफॉल कह लें, काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे होने के बाद यहाँ पे आपके प्लांट स्पीसीज या फिर कहें बायोडाइवर्सिटी रीच्ड एरिया कहलाता है। तो ये वाला जो आपका है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है क्राउन फायर मोस्टली टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट। ठीक है, जो क्राउन फायर होता है वो किस फॉरेस्ट के कौन से रीजन में या फिर किस टाइप के फॉरेस्ट में आपका ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, डेंस फॉरेस्ट, थ्रोन फॉरेस्ट, सवाना फॉरेस्ट और एल्पाइन फॉरेस्ट। तो देखिए जो आपके घने जंगल होते हैं वहाँ पे आपका जो है आसानी से जो आग वगैरह जो है लगने की संभावना बनी रहती है। क्लियर है, तो यहाँ पे आपके ये आंसर्स हो गए। देन हिंदी वाले जो भी हमारे विद्यार्थी हैं उनका भी सिमिलर यही आंसर होगा, है ना। मैं आंसर्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा, वहाँ पे भी जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे जो हमारे क्या कहते हैं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह भी वहीं पे मिल जाते हैं। और कोशिश कर रहा हूँ कि और भी मैं प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग ग्रुप वगैरह प्रिपेयर करूँ, जिसमें कि आप सभी इन्फॉर्मेशन शेयर करके हमारी रीच को बढ़ा सकें, है ना, लोगों की हेल्प कर सकें, है ना। तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी, इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो में जल्द लाऊंगा। देन क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, कम्युनिटीज़ रिजाइडिंग नियर वेस्ट डिस्पोजल साइट रिसीविंग लेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैन कम्युनिटीज़ जनरेटिंग द वेस्ट रिप्रेजेंट। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका क्या, कि जो आपका वेस्ट डिस्पोजल साइट होता है वहाँ पे लेस इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो है मिलता है उन्हें, जहाँ से मतलब प्रोड्यूस हो रहा होता है वेस्ट। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, इकोनॉमिक इक्विटी, सोशल इनइक्विटी, प्रोसीजरल इनइक्विटी और जियोग्राफिकल इनइक्विटी। तो इसका गाइस सही आंसर है आपका प्रोसीजरल इनइक्विटी, इसमें सही आंसर होगा। क्लियर है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें पूछ रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्टेवर्डशिप, है ना। तो स्टेवर्डशिप में आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेंस कौन से कम्युनिटीज़ में आपके नहीं लगता। पहला देखिए अर्बन कम्युनिटी, दूसरा ट्राइबल कम्युनिटी, तीसरा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़, और चौथा यहाँ पे पेस्टोरल कम्युनिटीज़ है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा गाइज अर्बन कम्युनिटीज़। अर्बन कम्युनिटीज़ का स्टेवर्डशिप से कोई लेना देना नहीं होता है, स्ट्रॉन्ग सेंस नहीं बनता है उनका। देन यहाँ पे आपका जो 9वां क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज़ कंसीडर नेचर एज अ मदर एंड डेट सी कैन नॉट बी टैम्ड, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग व्यूज़ कंसीडर नेचर एज ए वुमन। तो कौन सा व्यू आपने 4-5 तरह के लास्ट वाले चैप्टर में ये इन्वायरमेंटल साइंस के में पढ़ा होगा। आपके बहुत सारे फिलोसोफर जो थे अलग अलग व्यूज़ रिप्रेजेंट करते थे किसके रिगार्डिंग, नेचर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे जो मदर जो है, नेचर मदर हम किन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे इंडियन व्यू में आपका ऐसा कहा जाता है ना, सी कैन नॉट बी टेम। देन
यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या है 10, क्या कह रहा है। हाँ, यहाँ पे वाटर साइकिल है। इससे पहले एक क्वेश्चन आपका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में था जो कि आपका सेडिमेंट्री साइकिल के ऊपर था, यानी सल्फर साइकिल वाला था, है ना। तो सल्फर साइकिल में जो आपका गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों कह रहे थे ना आप कुछ ऐसा है, तो दोनों ही होगा गाइज, वो सेडिमेंट्री भी होगा और गैसियस होगा, है ना। किसी बच्चे ने मुझसे कहा था कि सर सिर्फ सेडिमेंट्री होगा, गैसियस नहीं होगा। ऐसा नहीं है, दोनों ही होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में सुना ही होगा आपने, है ना। तो दोनों ही साइकिल में, दो फेस में आपका साइकिल पूरा होता है, आपका सल्फर साइकिल। देन यहाँ पे वाटर साइकिल की बात की जा रही है, तो यहाँ पे आपका कौन ड्राइव करता है, तो यहाँ पे एब्सोल्युटली सन ही करेगा, है ना। कार्बन, ग्लोबल कार्बन साइकिल, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोजन, इनका कोई लेना देना नहीं है। सन ही आपका इवोपरेशन रेट को बढ़ाता है और देन वाटर साइकिल में चलाता है ना। देन कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया आपका कौन सा होता है, तो मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपके बहुत सारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन लिखे हैं। फैगोट्रॉप होता है, सेप्रोट्रॉप होता है, ऑटोट्रॉप होता है या हेटरोट्रॉप होता है। तो सिंपली आपके जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो आपके ऑटोट्रॉप होते हैं, क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 जो है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट बियॉन्ड डैश मीटर्स अबव मैन सी लेवल, है ना। तो सी लेवल में आपका कितने हज़ार मीटर नीचे आपका लाइफ जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे आपका 6000, 7000, 8000 एंड 9000 है। तो इसका सही आंसर है गाइज 7000। 7000 के नीचे आपका जो है लाइफ है गाइज वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे आप सेकंड वाला लगा लेना, ठीक है, 7000। क्लियर है। देन यहाँ पे आपका जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पे किसी इकोसिस्टम में, है ना, द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस बाय, किनके द्वारा डिकम्पोजिशन किया जाता है, फैगोट्रॉप, रिड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर या फिर सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सिंपली गाइस रिड्यूसर द्वारा ही आपका डिकम्पोजिशन किया जाता है किसी भी इकोसिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका कह रहा है, द इंक्रीज इन पॉपुलेशन बिटवीन 10,000 BC एंड 1800 AD coincided with the, तो यहाँ पे आपका कौन सा आएगा बताइए। यहाँ पे 14th क्वेश्चन है। तो गाइज यहाँ पे आपका आएगा ग्रोथ इन एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन या फिर लार्ज स्केल इमिग्रेशन या फिर डिक्रीज इन डेथ रेट, है ना। तो इंक्रीज इन पॉपुलेशन जो है यहाँ पे आपका ग्रोथ इन एग्रीकल्चर के साथ स्टार्ट होता है। जैसे ही जो एग्रीकल्चर जो है आपका बढ़ता है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है 10,000 BC से 1800 AD के बिटवीन क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 जो है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूरोप एंड एशिया वॉज किल्ड ड्यू टू, अब देखिए यहाँ पे जो 14th सेंचुरी में पॉपुलेशन है, यानी यूरोप की आधी पॉपुलेशन और एशिया की पॉपुलेशन जो है मारी गई थी कौन सी बीमारी से, तो बहुत सारी बीमारी है, बबोनिक प्लेग हो गया या फिर मलेरिया हो गया, तीसरा यहाँ पे ग्रेट फायर हो गया या फिर द ग्रेट अर्थक्वेक हो गया। तो गाइज यहाँ पे जो आपका महामारी जो था ये बबोनिक प्लेग का था, जो कि चूहों से फैलने वाली बीमारी थी, ठीक है। इससे जो हमारी यूरोप और एशिया की आधी आबादी ख़त्म हो गई थी चौथी 14th सेंचुरी में। देन क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर लें, यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिजीज़, तो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा जेनेटिक डिजीज़ का पार्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे हेमोफेलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, तीसरा मलेरिया है और चौथा थैलेसीमिया है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है गाइस मलेरिया है। मलेरिया एक जेनेटिक डिजीज़ नहीं होता, ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है, ठीक है, प्रोटोजुआ के माध्यम से होता है ना। देन यहाँ पे आपका जो है 17th क्वेश्चन नंबर जो है, यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग कह रहा है, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे जो आपका जो ऑप्शन है पॉइजन, पॉइजन क्या है जस्ट गाइज आप बताइए। ये आपका केमिकल होता है। नॉइज़ आपका किस टाइप का है, तो नॉइज़ आपका गाइज फिजिकल होना चाहिए, ओवर क्राउडिंग सोशल होना चाहिए और एलर्जेंस आपके बायोलॉजिकल होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑर्डर को देख लीजिए, ए का 4, ठीक है, ए का 4 आपका 4th में भी है और 2 में भी है। उसके बाद बी का 1, तो बी का 1 जो है यहाँ पे 4 में 3 है लेकिन 2 में 1 है, तो ये वाला जो है आपका सही आंसर है, बाकी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देन यहाँ पे और जो क्वेश्चंस हैं आपके हिंदी वाले भी देखते चलेंगे आंसर्स को अपने, है ना। सिमिलर आंसर है, इंग्लिश का हो या हिंदी का, सिमिलर आंसर होगा यहाँ पे, आप हिंदी चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछ रहा है कि इन अ कॉनिफेरस फॉरेस्ट द सॉइल इज़, कैसा होता है आपका सॉइल,
कॉनिफेरस फॉरेस्ट में सकुआधारी जो आपके जंगल होते हैं कैसे होते हैं, तो रिच इन मिनरल न्यूट्रिएंट, एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट या बेसिक एंड मिनरल डेफिशिएंट, या फिर चौथा मॉडरेटली बेसिक एंड रिच इन मिनरल न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए गाइज यहाँ पे जो आपका सही आंसर है वो होगा एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट। हाँ, एक बच्चा मुझसे कह रहा था कि सर आप एसिडिक एंड मिनरल डेफिशिएंट बोल के बेसिक एंड मिनरल डेफिशिएंट लगा दिया था आपने, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसके आने के भी चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, तो देखिए गाइस होता है क्या, कभी कभी हम जब ज़्यादा जल्दीबाजी में या फिर आपका ध्यान कहीं और हो तो आप कर कुछ और रहे होते हो और लगा कुछ और देते हो, है ना। तो सिमिलर कंडीशन मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है, तो ये नॉर्मल सी बात है। देन क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या पूछ रहे हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर अटैच टू द स्टेम्स एंड लीव्स ऑफ रूटेड प्लांट्स आर नोन एज। देखिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूस्टन है, प्लैंकटन है, पेरीफाइटन है, नेक्टॉन है। तो इसका जो सही आंसर होगा गाइज ये होगा पेरीफाइटन। पेरीफाइटन जो होते हैं गाइज वो प्लांट होते हैं ना, वो वाटर वाले प्लांट, तो उसके स्टेम्स और लीव्स में ये गाइज अटैच्ड होते हैं ना, रूटेड प्लांट्स के अटैच्ड होते हैं। ठीक है, तो इनको हम पेरीफाइटन भी कहते हैं। बहुत सिंपल था, अगर आपने किताबें पढ़ी होंगी तो आपको मालूम भी होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 जो है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इन एन ओशन द जोन शोइंग द मैक्सिमम वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी एंड मॉइस्चर। तो आपका डिफरेंट डिफरेंट क्या पाया जाता है, जोन पाया जाता है, किसमें, ओशंस में। आपका लिटोरल पाया जाता है, पैलेजिक पाया जाता है, बेंथनिक और नेरिटिक भी पाया जाता है। हम बात कर रहे हैं कौन से जोन की, जिसमें कि आपका जो टेम्परेचर है उसमें वेरिएबिलिटी यानी वेरिएशन देखने को मिलता है, किस किस का, टेम्परेचर, लाइट, सैलिनिटी और मॉइस्चर का। तो ये जोन जो होता है गाइज आपका लिटोरल जोन कहलाएगा। क्लियर है, बहुत सिंपल आंसर था इसका, लिटोरल जोन में आपका इनमें वेरिएशन देखने को मिलता है। अब 21वें की बात करें यानी 21 क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि एन एस्च्यूरी इज अ ट्रांजिशनल जोन रिप्रेजेंटिंग, यानी ये जो एस्च्यूरी होता है वो ट्रांजिशनल जोन होता है, रिप्रेजेंट करता है, तो किसके बिटवीन, यहाँ पे बताना है अ वास्ट एरिया ऑफ सलाइन वाटर, लार्ज एरिया, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर तीसरा यहाँ पे ग्रेट प्रोडक्टिविटी बिल्ट ऑन अ लार्ज बेस, या फिर यूनिक इकोलॉजिकल फीचर एंड बायोटिक कम्युनिटीज़। तो ध्यान दीजिएगा, एस्च्यूरीज उन्हें कहते हैं, उस स्पेसिफिक एरिया को कहते हैं जिसमें कि ओशन और ओशन का स्लाइन वाटर और ये रिवर का फ्रेश वाटर एक जगह पे मिलता है, तो इस्च्यूरी फॉर्म करता है ना, डेल्टा जो मिलता है ना ओशन के साथ, तो इस्च्यूरी फॉर्म करता है। तो यहाँ पे गाइज आपका जो सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा बताइए, तो देन ये आपका सही आंसर होगा यूनिक इकोलॉजिकल फीचर एंड बायोटिक कम्युनिटीज़। क्लियर है ना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर काउजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा काउज जो है जिसके कारण आपका मेजर ली क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन होता है। तो यहाँ पे आपका फॉरेस्ट फायर है, कंस्ट्रक्शंस ऑफ डैम्स है, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन है और माइनिंग है। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे चारों ही मेजर कारण है डिफॉरेस्टेशन के। फॉरेस्ट फायर से भी आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम से भी डिफॉरेस्टेशन होता है, साथ ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन से भी। तो यहाँ पे हम पहले समय की बात करें तो पहले क्या करते थे लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या घुमंतू खेती ज़्यादा किया करते थे, तो वो जहाँ जहाँ जाते थे वो जंगलों को सफ़ा करते जाते थे। तो देन यहाँ पे जो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है आपका मेजर काउज हो सकता है डिफॉरेस्टेशन का, है ना। बाकी आपके और भी ऑप्शन हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम मेजर सबसे ज़्यादा आपका कौन सा हो सकता है तो वो हमने लिखने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है यहाँ पे पैसेंजर पिजन के बारे में है, एक परफेक्ट एग्जांपल है लॉस ऑफ स्पीसीज का। तो पैसेंजर पिजन जो है आपका नॉर्थ अमेरिका, आई थिंक अमेरिका में इसे खाया जाता था, है ना। तो बहुत ज़्यादा खाने के कारण ये जो है ये स्पीसीज़ जो है पैसेंजर पिजन की एक्सटिंक्ट हो गई। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, क्या इनका हैबिटेट डिस्ट्रक्ट हो गया था, या फिर पॉइजनिंग बाय पेस्टिसाइड्स, यानी ये जो खाना खाते थे वो पेस्टिसाइड्स के कारण ये मर गए, या फिर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, यानी क्लाइमेट चेंज का उनके ऊपर इम्पैक्ट हुआ, या फिर सेलेक्टिव डिस्ट्रक्शन फॉर फूड, यानी लोगों ने इन्हें क्या सेलेक्टिवली चूज़ करा एज अ फूड खाने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर आपका ये है, मैंने अभी पहले ही बता दिया था कि जो अमेरिकन्स थे वो क्या करते थे, पैसेंजर पिजन्स को खा जाया करते थे, तो देन उनकी आबादी धीरे धीरे ख़त्म होती चली गई।
क्वेश्चन नंबर 24 जो है यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछ रहे हैं, द वीड विच कॉज एनॉर्मस डैमेज इन फिश एंड राइस क्रॉप। तो देखिए ये आपका जो स्पीसीज, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा स्पीसीज जो है जो कि क्या करता है, इनॉर्मस डैमेज पहुंचाता है किसको, फिश और राइस क्रॉप को। तो देखिए पहला ऑप्शन यहाँ पे है वाटर हाइसिंथ और कांग्रेस वीड, दूसरा यहाँ पे गोल्डन एप्पल स्नेल तीसरा हो गया, और मैस्क्विड जो है यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो गया। देखिए आपका जो वाटर हाइसिंथ जो होता है, ये हायासिंथ जो भी कह लें, जलकुंभी कहते हैं हिंदी में अगर हम कहें, पानी वाला जलकुंभी। तो जलकुंभी क्या करता है, पानी के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होता है बिल्कुल ही ख़त्म समाप्त कर देता है पानी में, जिसके कारण क्या होता है कि जो बहुत सारे वाटर स्पीसीज हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, लॉस ऑफ लाइफ हो जाता है उनका, है ना। तो इसी प्रकार से राइस क्रॉप को भी ये नुकसान पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे आप वाटर हाइसिंथ लिख लीजिएगा। क्लियर है ना। बहुत सारे आपके नाइट्रोजन भी तो फिक्स करते हैं पानी के अंदर, और नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है आपका राइस क्रॉप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन यहाँ पे हम बात कर लें, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हैज़ बिन यूजफुल कंजर्वेशन ऑफ। तो इनमें से कौन सा एनिमल है जिसमें कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी इनका जो स्पर्म होता है इनको जस्ट स्टोर करके रखा जाता है फॉर फर्दर, जब इनका ब्रीडिंग करवाना हो ना, तो देन इनमें क्या कर दिया जाता है, जो स्पर्म होता है उनका इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो कुछ स्पीसीज वैसे होते हैं जो कि जल्दी ब्रीडिंग नहीं करते हैं। जस्ट एग्जांपल के तौर पर एलिफेंट की बात करें, तो एलिफेंट का जो बेबी भी होता है ना, उसमें लगभग 17 से 18 महीना या 20 महीना भी उनको क्या है, गर्भ धारण करना पड़ता है, यूटरस में बेबी को डेवलपमेंट होने तक रखना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। तो इस एलिफेंट के कई स्पीसीज़ को, या फिर चीता है ना, नॉर्मली आपने सुना भी होगा आजकल कूनो में, नेशनल पार्क में बहुत सारे नामीबिया से चीते लाए गए थे, है ना। इसी तरह से आपके जो एलिफेंट्स हैं और चीता हो गए, इनमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इनके स्पीसीज़ को कंजर्व किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है यहाँ पे। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात कर लें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। यहाँ पे से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका मेजर कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, दूसरा यहाँ पे एबेंडेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज, तीसरा यहाँ पे स्पीसीज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट, और चौथा यहाँ पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें से आंसर जो है आपका सही है, कौन सा, स्पीसीज अंडर कांस्टेंट थ्रेट, है ना। जो आपके क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आपके ऐसा नहीं है कि हमेशा ही आपके जो स्पीसीज होते हैं वो कांस्टेंट थ्रेट में होते हैं ना, तो ये वाला जो है आपका नहीं होगा फीचर में, या फिर मेजर करेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें। देन क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इन इंडिया इज़ अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पे आपका कौन सा इंडिया का जो एरिया है जो कि आपका एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे सुंदरबन है, दूसरा यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, तीसरा यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स है, और चौथा यहाँ पे गंगेटिक प्लेन्स है। तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आपका वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, बहुत तरह तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं, आप चाहे तो अपनी बुक में भी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। तो किस में सबसे ज़्यादा आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी देखने को मिलता है, टी के प्लांट में, टीक यानी एक चीर का पेड़ होता है ना, देन मैंगो, या फिर वीट। तो इसका सही आंसर है गाइस मैंगो। आपने देखा भी होगा आजकल मैंगो का समय चल रहा है, तो आप मार्केट में जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा इसकी वैरायटी मिल जाती है। तो यानी इनमें ही आपके जो सबसे ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, कहाँ पे, इंडिया में। बाकी किसी कंट्री में आपको नहीं मिलेगा इतना वैरायटी। देन यहाँ पे 29 की बात करें, इसमें आपसे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आपको आंसर बताना है। देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है रिवर, दूसरा यहाँ पे लेक है, तीसरा यहाँ पे एटमॉस्फेरिक वाटर है, चौथा यहाँ पे ग्राउंड वाटर है। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाटर की एबिलिटी को कैरी कौन करता है, रिवर करता है, लेक करता है, एटमॉस्फेरिक वाटर या फिर ग्राउंड वाटर। तो इसका सही आंसर है गाइस ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर में बहुत पानी है, आप सोच भी नहीं सकते इतना, है ना। और लगभग सभी की एबिलिटी को पूरा भी कर ही देता है ना। और ये जब तक पानी मतलब अंदर रिस रहा है तब तक ग्राउंड वाटर अवेलेबल है। देन क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अमॉन्ग द इकोसिस्टम मेंशन बिलो वेयर कैन वन फाइंड मैक्सिमम
बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे आपको बताना है कि कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकता है। पहला यहाँ पे ऑप्शन है मैंग्रोव, दूसरा यहाँ पे डेजर्ट है, तीसरा यहाँ पे कोरल रीफ है और चौथा यहाँ पे एल्पाइन मिडोज है। एक्सक्यूज मी। देन तो इसका आंसर जो आपका सही होगा क्या होगा गाइस, कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स में आपको सबसे ज़्यादा क्या है, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारी फिशेस वगैरह, बहुत सारे वाटर स्पीसीज वगैरह हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात कर ले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 जो है क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से दीजिएगा। यहाँ पे इसमें पूछ रहा है हाउ मच वाटर ऑन द अर्थ इज रीडली एक्सेसिबल फॉर ह्यूमन यूज। ह्यूमन यूज़ के लिए जो वाटर एक्सेसिबल है वो कितना परसेंटेज है, तो यहाँ पे आपका 0.5%, 1%, 2%, 3% है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन में से आप पहला वाला ऑप्शन लगा लीजिए। 0.5% जो है वो रीडली एक्सेसिबल है ह्यूमन यूज़ के लिए। जो भी आपके नदी लेक में पानी है वो ह्यूमन के यूज़ के हैं, तो बहुत कम परसेंटेज है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर ले। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में। द सॉइल विच इज़ लो इन ऑर्गेनिक मैटर एंड हैज़ लो फर्टिलिटी इन इंडिया इस। यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ सॉइल दे रखे हैं। रेड सॉइल, सॉइल विद लोमी टेक्सचर एंड ड्राई कॉम्पोजिशन एंड सॉइल ऑफ डेजर्ट रीजन और सॉइल ऑफ हिमालयन रीजन। तो यहाँ पे बात करी जा रही है लो ऑर्गेनिक मैटर की और लो फर्टिलिटी की, है ना। तो आपका जो डेजर्ट है, इंडियन डेजर्ट जो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट थार, वहाँ पे आप जनरली देखते हो कि वहाँ पे ज़्यादा फल सब्जियाँ वगैरह उगाई नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी है वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की काफ़ी ज़्यादा कमी है और काफ़ी लो फर्टाइल या लेस फर्टाइल कह सकते हैं वहाँ की मिट्टी को। क्लियर है। देन क्वेश्चन नंबर 33 जो है यहाँ पे पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रैक्टिस यूज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इनमें से आपके 4-5 ऑप्शन है, देख लीजिए। 4 ही है वैसे तो। बंडिंग, दूसरा कूल, तीसरा मुल्चिंग एंड चौथा यहाँ पे मल्चिंग कह लेंगे, ठीक है, मल्चिंग सही रहेगा। एंड चौथा यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है। देखिए यहाँ पे जो आपका बंडिंग हो गया, मल्चिंग हो गया और सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन है, ये तीनों ही आपके क्या हैं, सॉइल इरोजन में हेल्प करते हैं। बट यहाँ पे हम कुल की बात करें तो कुल जो है आपका वाटर को शायद ट्रांसपोर्ट करने का विधि है, मेथड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, है ना। तो देखिए गाइस, कुल जो है यहाँ पे सॉइल इरोजन में कोई इम्पैक्ट नहीं डालता, प्रिवेंट नहीं करता। देन क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर ले। यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपका बायोमास है, ये जियोथर्मल है, वाइंड है और एटॉमिक एनर्जी है। देखिए बाकी सारे तो यहाँ पे क्या है, नॉन कन्वेंशनल है, लेकिन यहाँ पे कन्वेंशनल की बात कर लें तो यहाँ पे आपका एटॉमिक एनर्जी जो है इसका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लियर है। एटॉमिक एनर्जी जो है आपका कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन यहाँ पे हम बात कर लें 35वां यहाँ पे, आई थिंक ठीक है जियोथर्मल, हाँ ठीक है, बायोमास, हाँ 35वें की बात कर ले। यहाँ पे बायोमास गैसीफायर, यहाँ पे देख लीजिएगा। ये 34वें का आंसर अगर गलत होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अगर सही है तो यहाँ पे सही कर दीजिएगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा। देन यहाँ पे 35 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो यहाँ पे बायोमास गैसीफायर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि कन्वर्ट करता है किसको, सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में, या फिर गैसियस फ्यूल को सॉलिड फ्यूल में, या फिर लिक्विड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में, या फिर चौथा यहाँ पे गैसियस फ्यूल को लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट करता है। तो बायोमास गैसीफायर जो होता है आपका, ये आपका क्या करता है, ये आपका करता है सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। बायोमास गैसीफायर सॉलिड फ्यूल को गैसियस फ्यूल में कन्वर्ट करता है, बहुत इजी था। देन यहाँ पे हम बात कर लें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 की, ठीक है। यहाँ पे जो है द मोस्ट सुटेबल फ्यूल फॉर अ फ्यूल सेल इज। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, ये ऑप्शन जो है वाटर है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो आपने सुना भी होगा आजकल फ्यूल सेल व्हीकल के बारे में, है ना, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, है ना। तो जो हाइड्रोजन जो है उसका फ्यूल सेल यानी क्या है, सेल में मतलब फ्यूल का यूज़ करके, है ना, सेल को चार्ज वगैरह कर सकते हैं ना। तो कुछ इस तरीके का सूटेबल फ्यूल आपका जो है हाइड्रोजन है। देन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। यहाँ पे क्या है, बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे इज डैश पॉपुलेशन दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द रिसोर्सेज ऑफ द planet at the given
लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बायोफिजिकल कैरिंग कैपेसिटी जो है वो आपका कैसा हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है, या ऑल ऑफ दी हो सकता है, या हाफ ऑफ दी हो सकता है। तो देखिए गाइज यहाँ पे आपका जो होगा मैक्सिमम होगा, हाँ मैक्सिमम हो जाएगा आंसर, है ना। मैक्सिमम पॉपुलेशन के द्वारा सपोर्ट किया जाता है रिसोर्सेज को, प्लेनेट के रिसोर्सेज को, है ना। एंड यहाँ पे 38 क्वेश्चन जो है जो कि बहुत बहुत सिंपल है। यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से आपका कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, मीथेन आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, ओजोन आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, लेकिन क्लोरीन क्लोरीन आपका ग्रीन हाउस गैस होता है, नहीं होता है। क्लोरीन CFC सुना होगा आपने, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सुना होगा, लेकिन हम बात करें लोनली क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन आपका ग्रीन हाउस इम्पैक्ट जो है गैस नहीं डालता है, इफेक्ट नहीं डालता, सॉरी। देन 39 क्वेश्चन नंबर की बात करें यहाँ पे, इसमें से पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। इनमें से आपका कौन सा है जो क्लाइमेट चेंज से रिलेट नहीं करता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है UNFCC, दूसरा है IPCC, और तीसरा है यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल, और चौथा है यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज से आपका UNFCC करता है, IPCC करता है, क्योटो प्रोटोकॉल करता है, लेकिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो नहीं करता रिलेट। तो देन यहाँ पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सही आंसर हो जाएगा। अब ओजोन लेयर जो है यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब एटमॉस्फेयर के भी बहुत सारे रेंज होते हैं ना, और आपने जानते भी होंगे ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, बहुत टाइप्स के आपके क्या होते हैं, लेयर होते हैं एटमॉस्फेयर के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा गाइस, क्या होगा बताइए मेरे को। तो यहाँ पे होगा आपका 15 to 50 किलोमीटर के बिटवीन आपका ओजोन लेयर लाई करता है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप सभी को। यहाँ पे pH बताना है रेनफॉल का, है ना। मेजर टू बी पर फॉलोइंग 4 प्लेसेस A B C and D, एंड विच प्लेस हैड द एसिड डिपोजिशन। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा ABCD यहाँ पे ना अलग अलग जगह के pH दे रखे हैं। तो एसिड डिपोजिशन यानी कहाँ पे आपको एसिडिक रेन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो 5.5 जो है ये मोर एसिडिक है एज कम्पेयर देन एनी pH, है ना। 6.2, 6.5, 6.9, है ना। सबसे ज़्यादा आपका 5.5 ज़्यादा एसिडिक है। क्लियर है। देन यहाँ पे हम बात कर लें 42 की, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेशन। सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्साइड, सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड। यहाँ पे जो आपका गाइस सही आंसर होगा वो होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही आपका ओजोन डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। देन यहाँ पे 43 जो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एक्सक्रीट वेरी कंसनट्रेटेड यूरिन। बहुत ही सिंपल आंसर है इसका, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन बोल देता हूँ। कैमल हो गया, या फिर गार्डन लिजार्ड हो गया, या नॉक्टर्नल रोडेंट्स हो गया, या फिर स्नेक्स हो गया। तो गाइस जो कैमल होते हैं ये भी रिपीटेड है, ठीक है, ये पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा की है। ये जो है कंसनट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है इनका यूरिन। देन क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड पहला ऑप्शन है, एमिशन फ्रॉम अ पावर प्लांट दूसरा, यहाँ पे डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट वेस्ट वाटर फ्रॉम अ फैक्ट्री, एंड चौथा यहाँ पे म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर डिस्चार्ज इन अ रिवर। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना। नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, तो ये देखिए रन ऑफ फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड जो है आपका नन पॉइंट, बाकी सारे तो आपके सोर्स ऑफ पॉल्यूशन तो कहलाते ही हैं ना कहीं पॉल्यूशन कहलाते हैं। देन यहाँ पे आपका एक एयर प्रिवेंशन एक्ट है, जिसे हम क्या कहते हैं, ये कब इनेक्टेड हुआ था, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन है, 1974, 1986, 1981, 1987। तो इसका आंसर सही है गाइस, 1981 में आपका क्या है इनेक्टेड हुआ था, कौन सा एक्ट, जो कि आपका क्या है एयर प्रिवेंशन एक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपका अमेंडमेंट जो है 1987 में हुआ था। तो बच्चे इन दोनों डेट्स में से कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1981। क्लियर है। देन यहाँ पे आपका जो है थोड़ा सा और क्वेश्चन बच गया है, 46 में हम बात कर लें। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो है UNFCCC के क्या थे। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ग्रीन हाउस गैसेस, दूसरा ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस, तीसरा यहाँ पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, और चौथा यहाँ पे क्या है केमिकल एंड हैजर्डस वेस्ट, है ना। तो इसका गाइस सही आंसर होगा गाइस ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस
जो है इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि किस तरीके से इसे कम करना है। देन क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, इसमें पूछ रहा है विच इज़ नॉट अ वेस्ट मिनिमाइजेशन मेथड। देखिए प्रोसेस, मॉडिफिकेशन, वेस्ट कंसंट्रेशन, वेस्ट सेग्रीगेशन या फिर लैंडफिल। यहाँ पे हम इन कौन से मेथड में हम वेस्ट मिनिमाइज मतलब वेस्ट मिनिमाइज का मेथड नहीं है। तो गाइज यहाँ पे लैंडफिल जो है गाइज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, लैंडफिल से हम क्या है वेस्ट को मिनिमाइज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, वो एक्चुअली में वो वेस्ट क्या हो जाता है ज़मीन के अंदर दाब दिया जाता है ना, दबा दिया जाता है। दैन यहाँ पे 48 की बात करें तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे विच इज़ द बेस्ट मेथड फॉर डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल एंड टॉक्सिक वेस्ट, है ना। कुछ इस तरीके का साइन बना होता है, मेरे को ध्यान भी नहीं है ना, कुछ इस तरीके का नहीं 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 ठीक है, तो कुछ इस तरीके का कुछ साइन बना होता है ना, वो हैजार्डस या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए बना होता है। ठीक है, तो वो मेथड को हम किस तरीके से डंप करते हैं। तो देखिए आपका पहला मेथड इंसिनरेशन होता है। इंसिनरेशन में क्या करते हैं हम जस्ट वेस्ट को बर्न कर देते हैं, है ना, जला देते हैं। दूसरा यहाँ पे डंपिंग एट द सी, तो ये तो आपका न्यूक्लियर या फिर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो होते हैं उसको हम डंप कर देते हैं सी में। एक आपका रिसाइकलिंग है, तो देखिए हॉस्पिटल के टॉक्सिक वेस्ट को हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। तो देन यहाँ पे आपका जो लैंडफिल है यही आपका एक ऑप्शन बचता है। तो देन यहाँ पे हम हॉस्पिटल क्या कहते हैं डिस्पोजल को हम लैंडफिल कर देते हैं, ज़मीन में दबा देते हैं। देन यहाँ पे आपको बताना है विच मेथड इज़ कॉमनली यूज टू एक्सेस द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ वाटर बॉडी। यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा मेथड हम कॉमनली यूज़ करते हैं पता करने के लिए, किसका, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म का, है ना, वाटर के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर। देन यहाँ पे आपका MPNDO है या फिर TDS है या फिर COD है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है MPN होगा। MPN कहलाता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, है ना, इसके ज़रिए हम मालूम कर पाते हैं कि प्रेजेंस क्या ऑर्गेनिज्म का है पानी के अंदर। अब फाइनली हम क्या है लास्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं, जिसमें कि आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, NBA हैज़ बीन सेट अप अंडर द तो यहाँ पे आपको बताने कौन से एक्ट के अंदर NBA सेटअप किया गया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट या फिर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट या फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। तो सही आंसर इसका है द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। इसके अंतर्गत NBA को क्या किया गया था गाइज, सेटअप किया गया था, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इनमें आपके सवाल थे, क्वेश्चंस थे। तो आई होप सो आप सभी को यहाँ पे जितने भी यहाँ इस क्वेश्चन पेपर के डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे सारे क्लियर हो गए होंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी मेरी समझ में आई होगी। तो देन गाइज अगर आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत लगता है, रात भर जाग जाग के बनाना पड़ता है वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा। देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिएगा। देन इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हैं। साथ ही आपको जो कल का जो आपका पेपर है उसके लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और लास्ट एग्ज़ाम है आई थिंक फर्स्ट ईयर वालों का, तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है अगर आप सभी ने चारों वीडियोस को अच्छे से वॉच किया होगा। बाकी अगर कोई ऑप्शंस गलत या आंसर्स गलत मिलते हैं तो देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसी वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।